जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिवाइन टीचर में। और आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण में एक नए अध्याय जिसका नाम है वचन। और वचन से संबंधित सभी बातों को समझेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं और समझते हैं वचन किसे कहते हैं और वचन के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या वचन। संख्या वचन अर्थात संख्या को ही वचन कहा जाता है। इसी से इसकी परिभाषा बनती है। क्या बनती है परिभाषा दोस्तों? कि शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो या पता चले उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? वचन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि बोले हिंदी के अंदर कितने वचन होते हैं। तो हिंदी के अंदर मोस्टली दो वचन होते हैं, एक एक वचन, एक होता है आपका बहुवचन। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं। तो दोस्तों संस्कृत में तीन वचन होते हैं। उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। जबकि हिंदी के अंदर अगर हम देखेंगे तो हिंदी में दो वचन होते हैं दोस्तों, एक होता है एक वचन और एक होता है आपका बहुवचन। अब यहाँ समझते हैं एक वचन किसे कहते हैं। तो जहां केवल एक वस्तु के होने का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे, और जहां एक से ज्यादा होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? बहुवचन कहेंगे। ठीक है। तो जहां केवल एक वस्तु है या एक व्यक्ति है या एक स्थान है तो वो कहलाएगा एक वचन, और अगर एक से ज्यादा है अर्थात दो या दो से अधिक है तो वो सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? आपके बहुवचन कहलाते हैं। तो आप अच्छी तरह से याद करेंगे कि हिंदी में वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या वचन। और हिंदी में कितने प्रकार के वचन होते हैं? तो दो प्रकार के वचन होते हैं, एक आपका एक वचन, एक आपका बहुवचन। बस इसके बाद में हम समझते हैं दोस्तों वचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम में बहुत मात्रा में पूछी जाती हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास में लिखा है कि कुछ ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं हमारे पास जो सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है या प्रयुक्त नहीं होता। तो उन्हें आपको याद करना है। जिसमें आप देखेंगे तो एक आपका दाम आता है, एक आपके आंसू आते हैं, एक बाल आते हैं, एक रोम आते हैं, प्राण आते हैं, हस्ताक्षर पूछे गए हैं, हस्ताक्षर है, दर्शन है, दर्शक है, और इसमें क्या है? होश है। तो ये सारे जो शब्द आप देख रहे हैं दोस्तों ये सब के सब क्या है? आपके बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे दर्शक, तो दर्शक क्या है? दर्शक प्रतीक्षा कर रहे हैं तो दोस्तों बहुवचन में प्रयोग होगा। आप हस्ताक्षर देखें तो यहाँ पर मैं आपको बोलूं कि मुख्यमंत्री ने आज हस्ताक्षर किए तो दोस्तों किए आएगा। हस्ताक्षर किए जाते हैं, हस्ताक्षर कभी किया नहीं जाता, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। समाचार शब्द है तो दोस्तों समाचार को अगर आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो समाचार आ रहे हैं, समाचार हम देख रहे हैं, समाचार दिखाए जाते हैं, समाचार देखे जाते हैं, समाचार सुने जाते हैं, तो इसलिए बहुवचन है। यहाँ पर देखेंगे होश, तो कुछ लोग कहते हैं उसका होश उड़ गया, तो दोस्तों होश नहीं होता बल्कि होश उड़ गए होता है, क्योंकि होश को हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर अछत। अछत किसे कहते हैं पहले आप ये समझिए। अछत होता है जब हम तिलक करते हैं तो तिलक में जो चावल हम लगाते हैं उन चावलों को अछत कहा जाता है। इसलिए अछत जो है वो सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। इसके बाद में लोग तो है ही आपका बहुवचन। आंसू, अब आंसू गिरते हैं, आंसू पूछते हैं, ठीक है, आंसू पकते हैं, तो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। यहाँ पर देखेंगे प्राण, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्राण कैसा शब्द है। तो प्राण सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अब देखिए प्राण छूट गए, प्राण निकल गए, कभी भी ऐसा नहीं कि प्राण छूट गया प्राण निकल गया, नहीं, बल्कि प्राण निकल गए। तो दोस्तों प्राण निकलते हैं, याद रखना। यहाँ पर दर्शन, दर्शन किए जाते हैं, दर्शन किए जाते हैं। दाम हमेशा गिरते हैं। आपने अक्सर मार्केट में सुना होगा कि भाई उसका दाम गिर गया, दाम गिर गया, नहीं, बल्कि अगर आप कहेंगे तो दाम गिरते हैं, कभी दाम गिरता नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह से याद करेंगे। यहीं पर एक शब्द आता है दोस्तों जिसको कहते हैं बोल, एक आता है आंसू, एक आता है आपका बाल। देखिए बाल के स्थान पर कभी कभी दोस्तों आपका केस भी लिखा हुआ आ जाता है, ये बात आप अच्छी तरह से समझे। केस या बाल दोनों बातें एक है। आप इसका बाल का एक वचन कैसे बना सकते हैं दोस्तों, इस बात को समझिए। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, अगर मैंने कहा मेरा एक बाल टूटा, एक बाल दोस्तों क्या हुआ? टूटा, टूटा है, मेरा एक बाल टूटा है। तो अब यहाँ पर जो बाल आप देख रहे हैं ये दोस्तों आपका एक वचन है। कैसा है आपका? ये एक वचन है। ठीक है। अगर आप इस बाल से पहले गिनती लगाएंगे ना दोस्तों तो वो एक वचन बन जाएगा, और अगर आप गिनती का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो बाल सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो यहाँ से आप सीखना है कि कौन कौन से शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों समाचार है, आपके दर्शन है, दर्शक है, प्राण है, होश है, बाल है, आंसू है, हस्ताक्षर है, क्या है दोस्तों? हस्ताक्षर है, और रोम है, क्या है दोस्तों? रोम। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ठीक है दोस्तों। और आप इन्हें, आसान है तरीका याद करने का कि आप इन्हें वाक्य में प्रयोग करके इनको सीख सकते हैं आसानी से।
इसके बाद में हम आगे चलते हैं दोस्तों, आगे समझते हैं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं। तो यहाँ पर हमने देखा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं। इसको समझने से पहले आपको ये लाइन अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना अर्थात वाली, ये सदा एक वचन में कौन-कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों जितने भी भाववाचक संज्ञाएँ हैं, जितनी भी फीलिंग है, और फीलिंग कौन-सी होती है दोस्तों, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। तो जिसे हम महसूस करते हैं वो सारी की सारी फीलिंग है, और सारी फीलिंगों को हम भाववाचक कहते हैं, और जितनी भी भाववाचक संज्ञाएँ हैं दोस्तों, वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने कहा आपके सामने स्वाद कह दिया, यहाँ स्वाद कह दिया, मैंने आपके सामने यहाँ पर मिठास कह दिया, ठीक है? और मैं आपके सामने स्वाद कहता हूँ, मिठास कहता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक शब्द दिया प्रेम है, एक शब्द मैंने आपके सामने बोला सर क्रोध है, क्या है? क्रोध, गुस्सा है। जैसे क्रोध है, नफ़रत है, यहाँ बचपन है, लड़कपन है, खड़कपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, अमीरी है, गरीबी है। ये सब दोस्तों क्या है? फीलिंग है, और जितनी भी फीलिंग है वो सब क्या है? भाववाचक है, और सारी भाववाचक क्या होती है? सदैव एकवचन में प्रयुक्त होती है दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे द्रव्यवाचक, तो द्रव्यवाचक में देखेंगे दोस्तों जैसे कि आपका घी है, जैसे दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है आपको? घी है, आप घी देखेंगे, आप यहाँ पर तेल देखेंगे, यहाँ पर आपका पानी है, क्या है दोस्तों? पानी है। घी है, तेल है, पानी है। आप देखेंगे यहाँ पर लस्सी है, एक शब्द आता है दोस्तों आपका लस्सी है, एक शब्द आता है आपका छाछ है। लस्सी है, छाछ है, घी है, तेल है, पानी है, ये सब द्रव्यवाचक है। तो दोस्तों ये क्या होती है? एक वचन में प्रयुक्त होती है सदैव। अगर हम देखें तो यहाँ पर समूहवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं, तो दोस्तों समूहवाचक वो होती है जो समूह का बोध करती हैं, जैसे कमेटी है, पंचायत है, कक्षा है। जैसे आप देखेंगे आर्मी है, सेना है, पुलिस है। जैसे आप देखेंगे पुलिस है, आर्मी है, सेना है, कमेटी है, पंचायत है, कक्षा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है? ये समूहवाचक है। जैसे कि भीड़ है, जनता है। तो आप देखें तो एक शब्द आता है दोस्तों आपका जनता, एक आता है दोस्तों आपका भीड़। ये सब समूहवाचक है। तो जितने भी समूहवाचक होते हैं दोस्तों, जितने भी आपके द्रव्यवाचक होते हैं, और जितने भी आपके भाववाचक होते हैं, वो प्राय एक वचन में ही सदैव प्रयुक्त होते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से सीखें। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जनता, भीड़, पुलिस, सेना, ये सब के सब क्या है दोस्तों? ये आपके सब समूहवाचक हैं। यहाँ पर घी है, तेल है, पानी है, वर्षा है। दोस्तों ये क्या है? आपके द्रव्यवाचक है। मिठास और सुंदरता, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, और दोस्तों आपका स्वाद, ये सब के सब क्या है? आपके भाववाचक हैं। यहाँ पर कमेटी क्या है? तो दोस्तों ये आपका समूहवाचक है। पंचायत समूहवाचक है। दही, लस्सी और रायता, दोस्तों ये क्या है? आपके द्रव्यवाचक हैं। सोना, चांदी, ये क्या है दोस्तों? आपके पदार्थवाचक हैं, यानी धातु हैं। तो ज्यादातर जो धातुएं होती हैं वो सदैव एकवचन में प्रयुक्त होती हैं। सोना है, जैसे सोना है, तांबा है, पीतल है, आपका चांदी है, ठीक है? ये सब की सब सदैव एकवचन में ही प्रयुक्त होने वाली चीजें हैं। एक इंपोर्टेंट और देखेंगे आप, जैसे आप देखेंगे चर्चा, तो चर्चा हमेशा की जाती है, एकवचन में प्रयोग होती है। आपका दूध है, सहायता हमेशा की जाती है। और आपका धोखा हमेशा खाया जाता है, एकवचन में प्रयुक्त होने वाली चीज है। तो दोस्तों ये वो शब्द है जो सदैव एकवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इंपोर्टेंट याद रखना। इसके बाद में दोस्तों हम आगे चलते हैं, अगला इंपोर्टेंट चीज समझते हैं। यहाँ पर एक और शब्द आता है कि हर कोमा हर एक, ये बहुत इंपोर्टेंट है सर, कि हर कोमा हर एक कोमा प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में ही किया जाता है। मान लीजिए मैंने कहा हर एक व्यक्ति को कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए, तो वहां पर हर एक व्यक्ति लिख गया ना, तो इसका मतलब वो एक वचन हो गया। प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, तो प्रत्येक आ गया दोस्तों, तो वो एक वचन में हो गया। ठीक है, हर एक कुएं का पानी मीठा नहीं होता, प्रत्येक कुएं का पानी मीठा नहीं होता। तो दोस्तों अगर किसी शब्द से पहले हर कोमा हर एक कोमा प्रत्येक लग जाता है, तो वो हमेशा ही क्या हो जाते हैं? आपके एक वचन हो जाते हैं। दोस्तों सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? अब आगे हम समझते हैं कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। उनके बारे में दोस्तों हम आगे समझते हैं। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है कि सदा एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? तो जितने भी संबंधवाचक शब्द होते हैं ना दोस्तों, जितने भी आपके संबंधवाचक शब्द होते हैं ना, सारे के सारे संबंधवाचक जो शब्द होते हैं दोस्तों, वो आपके एक वचन में भी सेम रहते हैं, और दोस्तों आपके बहुवचन में भी कैसे रहते हैं? वो आपके बिल्कुल सेम रहते हैं, बिल्कुल सेम। जैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, जैसे आप देखेंगे ये वाला पिता है, तो पिता का बहुवचन बताइए, तो दोस्तों पिता का जो बहुवचन बनेगा वो दोस्तों आपका पिता ही बनेगा। यहाँ पर मैंने आपके सामने कहा ये शब्द है माता, तो माता का हमेशा क्या बनेगा? माता ही बहुवचन बनेगा। कहीं पर आप लिखा हुआ देखेंगे माता का माताएं, माता का माताओं, तो सर वो विभक्ति के साथ इस्तेमाल होता है। जब आप वाक्य में प्रयोग करते हैं ना, तो वहां पर इनका अपना वचन बदल जाता है।
लेकिन अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि माता का बहुवचन बताइए, तो माता होगा नाना का नाना, नानी का नानी, चाचा का चाची, और सॉरी चाचा का चाचा, चाची का चाची, ताऊ का ताऊ, ताई का ताई। तो जितने भी आपके ये संबंधवाचक शब्द हैं, उन सभी संबंधवाचक शब्दों का एक वचन और बहुवचन समान रूप में रहता है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें दोस्तों। ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर माता का माताएं भी देखा है, माताओं भी देखा है, तो उसकी बात हम आगे करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो फिलहाल आप ये याद रखिए कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो एक वचन में भी और बहुवचन में दोनों में समान रूप में रहते हैं। इसमें एक शब्द और आता है, जैसे कि आप देखेंगे राजा, तो राजा का बहुवचन भी श्रीमान आपका राजा ही होता है, कभी राजाओं नहीं होता। राजाओं होता है जब हम विभक्ति के साथ इस्तेमाल करते हैं, अर्थात वाक्य के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो भी हम अच्छी तरह जानेंगे। तो ये बात आप अच्छी तरह से इंपोर्टेंटली याद कर लें। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में अब यहाँ पर आता है कि हम एक वचन को बहुवचन कब कब बना सकते हैं। एक वचन को बहुवचन बनाने के नियम कितने हैं? तो दोस्तों एक वचन को बहुवचन बनाने के नियम 3 हैं। उन तीनों नियमों को अच्छी तरह से समझ लेना। नंबर 1 नियम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कर लेते हैं। नंबर 2 अगर आप यहाँ पर देखेंगे, नंबर 2 है अधिकार या अभिमान। ये अभिमान शब्द है दोस्तों। अधिकार, अभिमान या बड़प्पन जताने में भी आप एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात मैं के स्थान पर आप बहुवचन का प्रयोग हम कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे मैं एक वचन होता है दोस्तों, और हम क्या होता है दोस्तों, बहुवचन होता है। ये बात आप सीखेंगे कि एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कब कब किया जा सकता है। तो 3 कंडीशन में। तो 2 कंडीशन आपके सामने है, इनको सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले लिखा है, आदर प्रकट करने के लिए या किसी को सम्मान देने के लिए आप एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वाक्य में शिवाजी वीर थे, तो शिवाजी एक वचन है लेकिन यहाँ थे आया, बहुवचन में प्रयोग किया गया। यहाँ महात्मा बुद्ध महान थे, तो यहाँ थे आया। दोस्तों गांधी जी अहिंसा के पुजारी, तो थे आया। आप देख रहे हैं ये सारे के सारे एक व्यक्ति हैं, एक वचन है, परंतु इनका जो महानता बताई जा रही है, जो उनके बारे में बताया जा रहा है, वो बहुवचन के रूप से बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है सर? तो यहाँ आप देखिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि आप उन्हें सम्मान दे रहे हैं, आप उनका आदर कर रहे हैं। तो आदर प्रकट करने में या सम्मान देने में आप एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। पहला नियम क्लियर हो गया दोस्तों। दूसरा नियम क्या है? यदि आप बड़प्पन जताना चाहते हैं, घमंड दिखाना चाहते हैं, अभिमान जताना चाहते हैं, ठीक है, अधिकार जताना चाहते हैं, तो वहां भी आप एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैं के स्थान पर हम का प्रयोग कब किया जा सकता है। तो मैं के स्थान पर हम का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो बड़प्पन, अभिमान या घमंड या अधिकार जताने के लिए किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, अकबर ने कहा हमें शांति चाहिए। अकबर जब देखेंगे तो अकबर क्या है, एक वचन है दोस्तों। अकबर एक वचन है, परंतु वो क्या कह रहा है, हमें कह रहा है। अकबर को कहना चाहिए कि मुझे शांति चाहिए, लेकिन वो क्या कह रहा है, हमें शांति चाहिए दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाई, अकबर ने कहा हमें शांति चाहिए, क्यों? क्योंकि वो बड़प्पन जताना चाह रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से मालिक ने कहा नौकर से, क्या मीटिंग में जा रहे हैं? मालिक कह रहा है हम मीटिंग में जा रहे हैं, जबकि मालिक तो एक वचन है ना, लेकिन वो अपने आप को क्या कह रहा है, हम कह रहा है, जबकि उसे कहना चाहिए था मालिक ने नौकर से कहा मुझे मीटिंग में जाना, मैं मीटिंग में जा रहा हूं, ये कहना चाहिए था, परंतु कह रहा हम मीटिंग में जा रहे हैं। तो क्योंकि वो बड़प्पन दिखाना चाह रहा है, वो नौकर पर अपना अधिकार जमाना चाह रहा है। तो दोस्तों एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग 3 कंडीशन में किया जा सकता है। 2 कंडीशन आपके सामने है। नंबर 1 आपका आदर या सम्मान प्रकट करने में, और नंबर 2 अधिकार, बड़प्पन या घमंड जताने में। और नंबर 3 समझिए दोस्तों, नंबर 3 बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। नंबर 3 कब कर सकते हैं? देखिए नंबर तीसरा बहुत इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। यहां पर आप देखेंगे तो एक वचन का प्रयोग बहुवचन में कब कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको कुछ शब्द एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ते हैं। जैसे आप दल जोड़ लें, वर्ग जोड़ लें, वृंद जोड़ लें, समूह जोड़ लें या दल जोड़ लें। तो आप देखेंगे अगर आप वृंद जोड़ दें, दल जोड़ दें, या आप गण जोड़ दें, या जन या समूह, अगर इन शब्दों को एक वचन शब्दों के पीछे जोड़ दें, तो दोस्तों वो क्या बन जाते हैं, वो बहुवचन बन जाते हैं। यानी एक वचन बहुवचन बन जाएगा कब? 3 कंडीशन में, जब आप आदर प्रकट करें या सम्मान प्रकट करें। नंबर 2 आप बड़प्पन दिखाएं, घमंड जताएं या अभिमान जताएं। नंबर 3 यदि आप एक वचन शब्दों के पीछे वृंद लगाएं, गण लगाएं, दल लगाएं, समूह लगाएं, या आप क्या लगाएं, दल लगाएं, अगर इन शब्दों को लगाते हैं तब भी वो क्या बन जाएंगे दोस्तों, बहुवचन बन जाएंगे। तो 3 कंडीशन से दोस्तों एक वचन बहुवचन में बदल जाता है। अब ये जो नियम है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आप अच्छी तरह से समझ ले दोस्तों। जैसे आप देखेंगे यहां पर छात्र है,
छात्र का बहुवचन बनेगा छात्रगण से। आप अपनी मर्जी से छात्र छात्र दल नहीं कर सकते, छात्र समूह नहीं कर सकते, ठीक है। छात्र जो है आप वर्ग नहीं कर सकते। यहाँ छात्र का छात्रगण ही रहेगा, ये याद करना पड़ेगा आपको। यहाँ शिक्षक का शिक्षक गण रहेगा, लेखक का लेखक गण रहेगा। इसी प्रकार से नारी का कई बार पूछा गया है, लोग क्या करते हैं नारी दल कर देते हैं, नारी वर्ग कर देते हैं, नारी समूह कर देते हैं, जबकि नारी का रहता नारी वृंद। ये दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है सर। यहाँ अपनी मर्जी से नहीं करना दोस्तों, यहाँ शब्द की सिचुएशन से काम चलता है। प्रजा के साथ हमेशा प्रजाजन ही काम करेगा। यहाँ देखेंगे मजदूर, मजदूर के साथ क्या करते लोग, मजदूर का बहुवचन बनाइए तो लोग क्या करते हैं मजदूरों कर देते हैं, मजदूर समूह कर देते हैं, मजदूर दल कर देते हैं, जबकि इसका होता है मजदूर लोग। इसलिए ये इंपोर्टेंट है सर। यहाँ पर देखेंगे कवि, तो कवि का आता है कवि वृंद। कवि वृंद बहुत इंपॉर्टेंट है, नारी का नारी वृंद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से देव का देवगण, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गुरु का। ये गुरु का बहुत पूछा गया दोस्तों। गुरु का है गुरुजन, गुरु का है बहुवचन गुरुजन। कुछ लोग क्या करते हैं गुरु को गुरुओं कर देते हैं, नहीं बल्कि गुरुजन होगा। ये आप ध्यान से सुने। और यहाँ श्रोता का दोस्तों होगा श्रोतागण। अब इसमें 3 शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। उन 3 शब्दों को आप बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें दोस्तों। यहाँ ये तीनों शब्द देखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में आया है टिड्डी का क्या होगा, तो लोग करते हैं टिड्डी का टिड्डियां, टिड्डी का टिड्डियां करते हैं, टिड्डियों करते हैं, टिड्डियों समूह कर देते हैं, टिड्डियों वर्ग कर देते हैं, टिड्डियों आपका दल कर देते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका टिड्डी दल। तो ये आपका इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो टिड्डी का बहुवचन टिड्डी दल होगा, और अधिकारी का दोस्तों आपका अधिकारी वर्ग होगा, और व्यापारी का व्यापारी गण होगा। तो गण लगता है लेखक गण, व्यापारी गण, छात्र गण और अध्यापक गण। नारी वृंद और आपका कवि वृंद। याद रखें टिड्डी दल मजदूर लोग, और आपका व्यापारी गण, और आपका अधिकारी वर्ग। तो अधिकारी का बहुवचन बनाएंगे तो दोस्तों अधिकारी वर्ग करेंगे, ना कि अधिकारी दल करेंगे, ना समूह करेंगे। याद रखना दोस्तों। तो ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम वो 3 हैं। वो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1 आदर या सम्मान प्रकट करने में, नंबर 2 अधिकार या बड़प्पन या घमंड जताने में, और नंबर 3 आप किसी एक वचन के पीछे वृंद लगाएं, गण लगाएं, समूह लगाएं या दल लगाएं, ठीक है। इनको लगाकर भी आप एक वचन को बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतें दोस्तों, किसके पीछे क्या लगेगा ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहेगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में आता है कि गुरु का बहुवचन क्या होगा, तो उसमें ऑप्शन देता है गुरुगण, गुरु समूह, गुरु समूह, गुरु दल या गुरुजन। तो दोस्तों गुरुजन होता है, ये बात याद रखेंगे। तो यहां तक हमने सीखा कि वचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। अब यहां पर हम समझते हैं कि वचन परिवर्तन कैसे करते हैं। वचन परिवर्तन हम कैसे करते हैं, यानी एक वचन को बहुवचन में कैसे बदलते हैं, उन नियमों को सीखते हैं दोस्तों। तो उन नियमों को देखने के लिए तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वचन जब आप बदलते हैं तो वो 2 रूपों में बदला जाता है। उसको बदलने के 2 रूप हैं, एक तो है विभक्ति रहित और एक है आपका विभक्ति सहित। विभक्ति सहित जो है इसको अगर आप समझेंगे तो ये वाक्य में प्रयोग होता है। इससे क्वेश्चन बनते हैं वाक्य शुद्ध वर्तनी के, और इससे केवल शब्दों में पूछा जाता है। जैसे आप देखेंगे यहां पर मैंने शब्द लिखा, ये शब्द है आपका किताब। तो किताब का जो बहुवचन होगा दोस्तों वो होगा किताबें। क्या होगा, किताबें, ठीक है। और यहां पर देखेंगे, यहां पर मैंने कहा लड़का, ये लड़का शब्द दे दिया तो दोस्तों इसका होगा लड़के। क्या होगा दोस्तों, लड़के होगा। लेकिन जैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे, लड़कों ने मैच खेला। तो यहाँ यहाँ जो है, यहाँ लड़के का, यहाँ जो लड़का शब्द है तो उसका बहुवचन बन गया दोस्तों आपका क्या, लड़कों बन गया। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर किताब शब्द है तो यहाँ किताब का बन जाएगा दोस्तों आपका किताबों। क्या बन जाएगा, यहाँ किताबों बन जाएगा, किताबों हो गया। आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा कि यहाँ विभक्ति सहित में जहां विभक्ति प्रयोग हो रही है वहां पर किताब का किताब और लड़के का लड़को। लेकिन जहां विभक्ति नहीं है, रहित है, तो वहां पर किताब का किताब और लड़के का लड़के। इसका क्या मतलब है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़का एक शब्द है, लड़के का बहुवचन बताइए। तो उस ऑप्शन में लड़कों भी होगा, लड़के भी होगा, आपको बताना है। तो दोस्तों अगर सीधा पूछा जाए लड़के का बहुवचन तो लड़के होगा। लेकिन जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वहां पर आती हैं विभक्तियां, अर्थात वहां कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे लड़कों ने आज मैच खेला तो उसमें ने आया, ये लड़कों द्वारा मैच खेला गया तो उसमें द्वारा कर्ण आया। तो जहां कारक आ रहे हैं तो कारक में आप ये रूप बदल सकते हैं, ये रूप आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, बदल सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया माता का बहुवचन माता ही रहता है, लेकिन अगर हम किताबों में देखेंगे बहुत सी माताओं ने बलिदान दिया।
तो वहां क्या है, वहां दोस्तों कारक के साथ वाक्य में प्रयोग हो रहा है, और जहां कारक के साथ वाक्य में प्रयोग होता है तो वहां वचन बदलता है विभक्ति सहित के अनुसार। और जहां पर कोई वाक्य में प्रयोग नहीं होता, सीधा शब्द दे दिया जाए कि राजा का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, तो राजा ही होगा। लेकिन अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे, अनेक राजा इतिहास में अमर हो गए, अनेक राजा इतिहास में अमर हो गए, अनेक राजाओं ने दिल्ली की तख्त पर शासन किया, तो अनेक राजाओं ने तख्त पर शासन किया। तो मेरा कहने का मतलब है, जब वाक्य में प्रयोग करेंगे उसे कहेंगे आपका विभक्ति सहित, और जब केवल सीधा शब्द में पूछा जाएगा तो वो कहलाएगा वाक्य, यानी आप कह सकते हैं विभक्ति रहित। हमें विभक्ति रहित का अध्ययन करना है दोस्तों, और विभक्ति रहित शब्दों को समझना है। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाक्य शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो विभक्ति रहित शब्दों का अध्ययन करेंगे, सीधा सीधा इस तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारे पास सबसे पहला नियम क्या है। सबसे पहला नियम ये है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि ई या ई को इया कर देने से बहुवचन बनता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर किसी शब्द के अंत में छोटी ई आए या फिर बड़ी ई आए, तो आप उसे हमेशा छोटी ई रखें और उसमें क्या जोड़ दें, आप या जोड़ दें, ये हो जाएगा इया। मतलब या तो छोटी ई हो या बड़ी ई हो, कोई सी भी ई हो, ध्यान रखना कोई सी भी ई हो, और आप उसका बहुवचन बनाना चाह रहे हैं तो दोस्तों आप उसमें छोटी ई कर देंगे, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, रहेगी छोटी ई ही रहेगी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर घड़ी में क्या है दोस्तों, तो घड़ी में बड़ी ई है, जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, घड़ियां हो जाएगा, घड़ियां। यहाँ पर देखिए नारी में क्या है दोस्तों, बड़ी ई है, तो यहाँ पर छोटी हो जाएगी, हो जाएगा नारियां। इसी प्रकार से नदी में बड़ी है तो क्या हो जाएगा, नदियां हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से हलवाई, तो हलवाई में हो जाएगा हलवाइयां। अब इसी से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये आता है आपका दवाई, तो दवाई का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, तो अगर आप देखेंगे तो ये होगा दोस्तों आपका दवाइयां, दवाइयां होगा। अर्थात बड़ी ई को छोटी ई में तब्दील कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। यहां अगर आप देखेंगे तो यहाँ तिथि में छोटी ई है पहले से ही, तो यहाँ छोटी की छोटी रह जाएगी। यहाँ राशि में पहले से ही छोटी ई है तो छोटी की छोटी रह जाएगी। यहाँ नीति में छोटी ई है तो यहाँ छोटी ई के साथ ही लगा देंगे। यहाँ रीति में छोटी है तो यहाँ भी छोटी ई के साथ यह लगा देंगे। तो याद रखेंगे, अगर किसी शब्द का अंत छोटी या बड़ी ई से होता है और आप उसका वचन बदलना चाह रहे हैं तो छोटी ई करिए, चाहे बड़ी ही हो चाहे छोटी ई हो, और या लगा दिए, या यानी या, यानी आपको चंद्रबिंदी भी बोलनी है। तो इस तरीके से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर से जरूर याद रखें। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट यहां पर दिया है दोस्तों आपके सामने कि जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है, क्या आता है दोस्तों, या, तो या को बदल देते हैं किसमें, आपके या में। इसमें या के ऊपर चंद्रबिंदी लग जाता है दोस्तों, यानी अगर या आएगा तो या के ऊपर क्या लग जाएगा दोस्तों, चंद्रबिंदी। जैसे आप यहां देखेंगे डिबिया के पीछे या आया तो ऐसी चंद्रबिंदी लगा देंगे तो डिबिया हो जाएगा, डिबिया, डिबिया, याद रखें। गुड़िया है तो गुड़िया हो जाएगा गुणिया, गुणिया, याद रखें। इसी तरीके से आपका पुड़िया है तो पुड़िया हो जाएगा दोस्तों, चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, और बुढ़िया का बुढ़िया हो जाएगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगले नियम बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अब जितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, कैसे शब्द है दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द है, शब्द होना चाहिए स्त्रीलिंग। अब इंपोर्टेंट याद रखना, शब्द कैसा हो, स्त्रीलिंग, और उसके पीछे आया हो कोई सा भी ऊ, याद रखना कोई सा भी ऊ, तो वो छोटे ऊ में ही रहेगा। कौन सा ऊ में रहेगा, छोटे ऊ में, और उसमें पीछे जोड़ दिया जाएगा ये ए से एड़ी के ऊपर चंद्रबिंदी। नहीं, ठीक है। तो छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो तो रहेगा छोटा ऊ, जैसे पीछे देखा कि छोटी ई हो या बड़ी ई हो, रहेगी छोटी ई। ऐसी छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो तो रहेगा छोटा ऊ, और ए लगा दिया जाएगा। अब जैसे आप देखेंगे वधु है, तो वधु का आप किताबों में देखेंगे वधुओ भी मिल जाएगा, क्योंकि वो वाक्य में प्रयोग करने पर मिलेगा। तो यहाँ बड़ा ऊ आया दोस्तों, छोटा ऊ करेंगे और ए जोड़ देंगे तो हो जाएगा वधुए। यहाँ पर वस्तु में छोटा ऊ है, क्या है दोस्तों, छोटा ऊ, तो इसका छोटा ऊ ही रहेगा और जुड़ जाएगा। यहाँ बहु में क्या है, बड़ा ऊ, तो बड़े ऊ को क्या कर दिया दोस्तों, छोटा ऊ कर दिया, और इसमें ये ऐसे कैसी जोड़ दिया। इसी धातु में छोटा ऊ है तो छोटा ऊ का छोटा ऊ रहने दिया। यहाँ देखेंगे धेनु में छोटा ऊ है तो धोनु में छोटा ऊ रहने दिया। यहाँ देखेंगे लू, तो लू में बड़ा ऊ है तो यहाँ हो गया छोटा ऊ, तो ये छोटा ऊ हो जाएगा। तो बड़ा ऊ हो चाहे छोटा ऊ, रहेगा छोटा ऊ, और उसमें ए जोड़ दिया जाएगा। तो अब आपको याद क्या करना है, याद करना है वधु का बहुवचन वधुए, और वस्तु का वस्तुएं, बहू का बहुए, और बड़ा ऊ क्या मिल जाएगा दोस्तों, छोटे ऊ मिल जाएगा। ये जितने शब्द मैंने आपको लिखे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको आप जरूर से जरूर याद करें दोस्तों। इसके बाद में आज के दो एक नियम और समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये पूरे का पूरा हमारा समाप्त हो जाएगा। यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले, यहां पर लिखा है दोस्तों आपका पुल्लिंग शब्द होना चाहिए, पुल्लिंग, और उसके पीछे क्या हो, बड़ा आ। पुल्लिंग आकारांत का मतलब होता है कि शब्द मेल हो और उस मेल शब्द के पीछे बड़ा आ आया हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसे एक ही मात्रा में बदल देते हैं, अर्थात एक ही मात्रा लग जाएगी, और एक ही मात्रा का मतलब होता है इस तरीके से। जैसे आप देखेंगे कपड़ा,
यहाँ पर लड़का, तो लड़के में क्या बड़ा आ है दोस्तों, तो बड़ा आ दिखाई दे रहा है ना, तो बड़ा आ है तो बड़ा आ, और साथ में क्या पुल्लिंग शब्द है तो एक ही मात्रा लगा देंगे तो लड़के हो जाएगा। घोड़ा में बड़ा आया तो घोड़े हो जाएगा, गधा में बड़ा आया तो गधे हो जाएगा, कपड़ा में बड़ा आया तो क्या हो जाएगा, कपड़े हो जाएगा, और बच्चा में बड़ा आया तो क्या हो जाएगा, बच्चे हो जाएगा। अब मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, आप सोच रहे हो ये तो हमें पता है, अभी इसके बारे में समझ में आएगा कि सर क्यों पता नहीं है, आप समझिए ध्यान से। तो इन शब्दों को आप मोस्टली समझिए कि अगर पीछे बड़ा आ आए और साथ में पुल्लिंग हो, बड़ा आ आए और साथ में क्या हो दोस्तों, पुल्लिंग हो, तो उसमें इसकी मात्रा लगेगी। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसी के से अगला जो शब्द है उसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आता है कि सर इसमें अपवाद क्या है, अपवाद क्या है। जैसे आपने यहाँ पर देखा एक लड़का शब्द लिखा आपने, लड़का, तो लड़का का बहुवचन आपने कर दिया लड़के, ये लीजिए लड़के। तो आपने यहाँ पर देखा आपने शब्द लिखा पिता, तो पिता लिखा ना, तो पिता में तो पीछे बड़ा आ रहा है नहीं आ रहा, पिता में पीछे बड़ा आ रहा है, और साथ में जो पिता है ये पुल्लिंग शब्द है, अर्थात ये पुल्लिंग अकारांत है। जब ये पुल्लिंग अकारांत है मेरे दोस्त, तो इसके आगे लग जाएगा पिते, तो ये पिते हो जाएगा पिते। तो ये तो दोस्तों गलत हो गया। तो अपवाद में यही तो बताना चाह रहा हूं, अपवाद में देखेंगे तो मेरे भाई पिता अपवाद है, क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिता आता है संबंधवाचक में, और जो संबंधवाचक शब्द है जिसमें पिता है, माता है, आपका नाना है, दादा है, ये जो शब्द है दोस्तों ये संबंधवाचक है। और संबंधवाचक जो शब्द होते हैं वो एक वचन और वचन दोनों में कैसे रहते हैं दोस्तों, समान रहते हैं। समझ लेना मेरी बात। इसलिए अपवाद में समझिए, अपवाद है, पिता अपवाद है, आपका चाचा अपवाद है, आपका दादा अपवाद है, और आपका क्या अपवाद है दोस्तों, नाना अपवाद है। क्यों, क्योंकि इनके पीछे बड़ा आ है और साथ में पुल्लिंग है, परंतु ये संबंधवाचक है, और संबंधवाचक जो है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। ये आप अच्छी तरह से समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसी जैसा सेम दूसरा जो अब हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, अब मिलेगा, अब शब्द होना चाहिए अकारांत, अब शब्द हमें होना चाहिए अकारांत, लेकिन वो हो क्या, स्त्रीलिंग। अभी पीछे क्या पढ़ा कि शब्द होना चाहिए अकारांत लेकिन हो क्या, पुल्लिंग, लेकिन अब क्या है, स्त्रीलिंग। तो जब वो पुल्लिंग था तो उसमें ये वाली मात्रा हमने लगाई थी, और अगर ये स्त्रीलिंग है तो दोस्तों अब ये वाली जो एक ही मात्रा ये ऐसी कैसी जुड़ जाएगी। जब आकारांत स्त्रीलिंग होगा अर्थात स्त्रीलिंग शब्द हो और उसके पीछे बड़ा आया हो, तो दोस्तों उसमें ए जोड़ देंगे। जैसे हम देखेंगे शाखा क्या है, स्त्रीलिंग है, शाखा टूट गई, शाखा अच्छी होती है, स्त्रीलिंग है, और इसमें जब बड़ा आ आया है तो सर इसमें जुड़ जाएगा शाखाएं। यहां देखेंगे लता में बड़ा आ है, लता स्त्रीलिंग है, ये हो जाएगा दोस्तों लताएं। था, कथा क्या है, कथा की जाती है, कथा की जाती, कथा सुनी जाती, स्त्रीलिंग है, यहाँ बड़ा आया दोस्तों हो जाएगा कथाएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं, और भैया कामना का कामनाएं। अब आप पढ़ेंगे तो मैंने अनेक लताएं देखी, मैंने अनेक लताओं को देखा, तो लताओं को देखा, तो वहां को आया क्या, कारक चिन्ह, और जहां कारक चिन्ह होगा वो अलग प्रयोग होगा। और कई बार आता है अध्यापिका का बहुवचन बताइए, तो लोग अध्यापिका का बहुवचन करते हैं अध्यापिकाओं, तो वो सर वाक्य में होता है, वो वाक्य वर्तनी में होता है, परंतु अगर अध्यापिका का पूछा जाएगा तो अध्यापिकाएं होगा। अगर आप देखिए, अगर मैं इसी के सामने लिख दूं आपका, यहाँ पर मैंने घोड़ा शब्द लिख दिया, सर ये घोड़ा, घोड़े का क्या होगा, तो घोड़े का दोस्तों होगा घोड़े, लेकिन नियम क्या है, यहाँ बड़ा आ तो है, परंतु ये शब्द क्या है, ये दोस्तों ये पुल्लिंग शब्द है, ये पुल्लिंग अकारांत है, और ये कैसे, ये आपके स्त्रीलिंग अकारांत है। स्त्रीलिंग अकारांत में ये जुड़ेगा, और आपका पुल्लिंग अकारांत में इसकी मात्रा ये वाली लगेगी, ये हो जाएगा घोड़े। ये बात आप अच्छी तरह से समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम आपको आगे लेकर के चलते हैं, इन इन बातों को हम अच्छी तरह से समझाएंगे आपको। ये आज का लास्ट नियम, और इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ लीजिए दोस्तों। यहां पर लिखा है अब लास्ट में छोटा आ हो, लेकिन शब्द कैसा हो, स्त्रीलिंग। अभी आपने देखा कि लास्ट में बड़ा आ हो और शब्द क्या हो, स्त्रीलिंग, तो दोस्तों उसमें इसकी मात्रा क्या हुई, वो जुड़ी, ये याद रखना, उसकी मात्रा क्या हुई, जुड़ी। और अभी मैंने आपको बताया अगर बड़ा आ हो और शब्द कैसा हो, पुल्लिंग, तो वहां पर इसकी मात्रा लगी, यानी इसकी जो मात्रा थी ये दोस्तों आपकी ये मात्रा लगी, इस मात्रा को लगाया गया, इस मात्रा को जोड़ा गया। अब क्या है, अब छोटा आ है और साथ में क्या आता है, स्त्रीलिंग, तो अब दोस्तों इसकी जो मात्रा आप देखेंगे तो अब इसकी मात्रा जो है दोस्तों लगेगी। अब लगेगी का मतलब होता है जुड़ने का, क्या मतलब होता है, लगना और जुड़ने में क्या फर्क है। देखिए ये लता है ना, लता, तो लता में ए लगाया तो दोस्तों वो क्या हो गया, वो हो गया आपका लताएं, वो लताएं हो गया। ये तो है आपका जुड़ना। तो लगना क्या होता है, लगना किसे कहते हैं, तो लगने को समझिए दोस्तों। जैसे आप देखेंगे गाय है, तो गाय के पीछे क्या, छोटा आ है, और गाय के पीछे दोस्तों छोटा आ है, और गाय स्त्रीलिंग है, अर्थात आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है,
तो जब इसका आप बहुवचन बनाएंगे ना दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर इसकी मात्रा आपको लगानी पड़ेगी। अब मात्रा कैसे लगेगी? तो गाय, और जब इसकी मात्रा लगाए तो ऐसे, और ये बिंदी लगा देंगे। चंद्र बिंदी की बिंदी यहां लग जाएगी सर, ये हो जाएगा गायें। यहाँ पर हो जाएगा बहन का हो जाएगा बहनें। यहाँ पर बारातें, बातें, रातें, सड़कें और आदतें। तो ये जो बिंदी लग रही है दोस्तों, ये आपके ए से एड़ी के ऊपर चंद्र बिंदी की बिंदी है। ये ध्यान रखना आप। लगना और जुड़ने में फर्क होता है। लता में ए जुड़ा है लताएं, अध्यापिका में ए जुड़ा है अध्यापिकाएं। लेकिन यहाँ जो ए है उसकी मात्रा लगी है और चंद्र बिंदु ऊपर दर्शाया गया है। अब आप यहाँ पर कुछ और बातें समझिए दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं ये शब्द है। तो है जो है दोस्तों, ये एक वचन है। कैसा शब्द है दोस्तों? एक वचन। अगर आप कहना चाहते हैं कि बहुवचन, तो इसका जो बहुवचन होगा दोस्तों वो है ही होगा, लेकिन यहाँ चंद्रबिंदी लग जाएगी। ये आप ध्यान से समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आता है तू, तो तू का बहुवचन जो होता है दोस्तों वो होता है आपका तुम। क्या होता है दोस्तों? वो आपका तुम होता है। तू का बहुवचन क्या होता है दोस्तों? आपका तुम होता है। यहाँ पर वह का बहुवचन क्या होता है दोस्तों? आपका वे होता है। यहाँ देखेंगे यह का बहुवचन क्या होता है दोस्तों? तो आपका ये होता है। यह का बहुवचन ये। तू का तुम, और एक इंपोर्टेंट है, एक का बहुवचन बताइए। तो दोस्तों एक का बहुवचन होता है अनेक। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक का बहुवचन अनेकों कर देते हैं। अनेकों, तो अनेकों कोई शब्द नहीं है सर, अनेकों बिल्कुल गलत शब्द है। याद रखें, एक का अनेक होगा, आपका यह का ये होगा, वह का वे होगा, तू का तुम होगा, और है का कैसे लगेगा? है। ये ध्यान रखें। और एक इंपोर्टेंट सब समझिए, यहां पर आता है दोस्तों आपका मैं। तो मैं का जो बहुवचन होता है दोस्तों वो होता है आपका हम। क्या होता है? हम। मैं का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? हम। तो ये बातें भी आपको याद करनी है दोस्तों। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको समझाई। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।